जब इलेक्शन होना होता है तो इस शब्द का नाम आप जरूर सुनते होंगे, आचार संहिता। तो आयोग का गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को, यानी कि जैसे भैया चुनाव घोषित हुए, वो तंत्र एक्टिव हुए, पूरे देश में चुनाव संपन्न कराया, राजनीतिक दल मिलकर नियम बनाए कि हाँ भैया ये नियम रहेंगे चुनाव के दौरान। तो शराब वगैरह ये सब सारी चीजें मतदाताओं को लुभाने के लिए इसमें बहुजन समाजवादी दल ने क्या किया कि अपने चुनाव चिन्ह की बहुत सारी प्रतिमाएं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है SVSC द एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग विशेष विषय पर बात करेंगे। वो विषय कौन सा है? वो विषय है आचार संहिता। आपने नाम कई बार सुना होगा। ये आचार संहिता आखिर है क्या? आप जब आता है, जब इलेक्शन होना होता है तो इस शब्द का नाम आप जरूर सुनते होंगे, आचार संहिता। अब इस आचार संहिता में नियम क्या है, लागू क्यों होता है, क्या कारण है आचार संहिता लगाने के लिए? देखिए, हमारे देश में इसी आचार संहिता के माध्यम से ही पूरे देश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो पाता है। इतना बड़ा देश है तो चुनाव कराना छोटी बात तो है नहीं, आसान सी बात है नहीं। कितने प्रकार के भांति भांति के लोग होते हैं। तो ये जो कानून है ये चुनाव के दौरान लागू होता है। देखिए, हमारे देश को आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को, और उस समय आंतरिक सरकार का गठन हो चुका था। वो अपना काम लगातार कर ही रही थी। उसके बाद चुनाव तो अभी हुआ नहीं था, लेकिन चुनाव कराने की जिम्मेदारी के लिए कोई आयोग का गठन होना था। तो आयोग का गठन हुआ 25 जनवरी 1950 को, यानी जब संविधान लागू होना था 26 जनवरी को, उसके एक दिन पहले चुनाव आयोग की स्थापना कर दी गई और उसी को दे दिया गया पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की जिम्मेदारी। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि उसके पहले हमारे देश में राजनीतिक दल नहीं थे। हमारे देश में राजनीतिक दल पहले भी थे और उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। वो राजनीतिक दल आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने चुनाव भी लड़ा बखूबी। अब देखिए, चुनाव आयोग के पास कोई ऐसा तंत्र तो है नहीं कि जैसे भैया चुनाव घोषित हुए, वो तंत्र एक्टिव हुए, पूरे देश में चुनाव संपन्न कराया और उसके बाद फिर शांति से बैठे। ऐसा तो है नहीं। बल्कि जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी फोर्सेस हैं, जो अब पुलिस है, CRPF है, अर्धसैनिक बल है, इन्हीं सब के माध्यम से ही तो चुनाव होता है। टीचर्स हैं, इन सब की ड्यूटी लगती है। तो यानी सरकारी कर्मचारी ही चुनाव संपन्न कराते हैं। तो अगर इन सरकारी कर्मचारियों का कंट्रोल उस समय भी सरकार के हाथों में रहेगा तो निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा पाना संभव हो पाएगा? मुझे नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता कि चुनाव संपन्न हो पाएगा। तो इसीलिए आचार संहिता आई। आचार संहिता की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले 1960 में जब केरल विधानसभा में चुनाव था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, केरल विधानसभा का चुनाव था 1960 में। उस समय क्या हुआ कि यहाँ पर खुद ही राजनीतिक दलों ने एक कानून, मतलब एक नियम बनाने की कोशिश की। सभी राजनीतिक दल मिलकर नियम बनाए कि हाँ भैया ये नियम रहेंगे चुनाव के दौरान, कि हमें कब प्रचार करना है, किसको कब अनुमति मिलेगी। ये सब व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पालन भी किया, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर इलेक्शन संपन्न भी हुए। इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन भी सोचा कि इस तरह से हमें जनरल इलेक्शन में भी व्यवस्थाएं लागू करनी चाहिए, यानी जो लोकसभा का चुनाव है। 1962 में लोकसभा का चुनाव होना था और 1962 में ये कुछ स्तर तक कहीं कहीं पर कुछ ये नियम जो है ये लागू, मतलब एक तरह से खुद ही राजनीतिक दलों ने पालन करना शुरू किया। यानी इसका जो हम लोग कहें कि जो सैद्धांतिक व्यवस्था शुरू हुई वो केरल से शुरू हुई। 1966 में जब चुनाव था तो 1966 में मद्रास के कमिश्नर ने सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग बुलाई और आचार संहिता का एक सैद्धांतिक सहमति सभी ने अपनाया। सैद्धांतिक सहमति बनी आचार संहिता के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था लागू होने लगी, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से, कहीं न कहीं हर क्षेत्रों में लागू होना शुरू हो गया। लेकिन 1979 में इलेक्शन कमीशन ने इसे व्यापक स्तर पर जारी किया और इसमें एक भाग जोड़ा गया, भाग 7। इस आचार संहिता में भाग 7 जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूरा का पूरा जो समर्पित है ये रूलिंग पार्टीज के लिए है। केंद्र सरकार में जो सत्तारूढ़ दल है, राज्य सरकारों में जो सत्तारूढ़ दल है, उनके लिए व्यवस्था की गई कि इलेक्शन के दौरान इनके लिए क्या नियम होंगे।
अगर आप सोच सकते हैं कि इलेक्शन होने की तिथि घोषित कर दी गई है और उसके बाद ये सत्तारूढ़ दल कुछ वित्तीय अनुदान की घोषणा करते हैं, सरकारी पैसों से पोस्टर लगवाते हैं, अपना प्रचार करवाते हैं, या फिर आप देखते हैं चुनाव में लाभ लेने के लिए जब चुनाव आने वाला होता है तो बड़ी बड़ी शिलान्यास होते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो सत्तारूढ़ दल है उसको लाभ होगा, सीधी सी बात है। तो इसको रोकने के लिए 1979 में भाग 7 जोड़कर रूलिंग पार्टीज के लिए कानून बनाए गए और ये बहुत लाभदायक हुए निष्पक्ष चुनाव के लिए। अब क्या कानून है वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान किसी भी धार्मिक स्थल पूजा स्थलों का मंच निर्वाचन प्रचार प्रसार के रूप में इस्तेमाल करना, मत प्राप्त करने के लिए जाति या संप्रदाय के आधार पर अपील करना, दोनों ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं में भ्रष्ट आचरण और एक अपराध है। साथ ही साथ मतदाताओं को रिश्वत देना या फिर मतदाताओं को डराना धमकाना, अन्य के नाम से मत डालना या फिर मतदान समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त हो रहे 48 घंटों की अवधि के दौरान जनसभाओं का आयोजन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं में अपराध है। ये जो आचार संहिता होते हैं ये सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनाए जाते हैं, सभी राजनीतिक दल इससे सहमत होते हैं। जैसे कुछ कानूनों की अगर हम लोग बात करें, कुछ नियमों की बात करें, देखिए इसको कानूनी रूप से सीआरपीसी में या आईपीसी में नहीं व्यवस्था की गई है, बल्कि रिप्रेजेंटेटिव पीपुल एक्ट्स और कुछ एक्ट्स के माध्यम से इसमें व्यवस्था करी जाती है। देखिए जैसे कुछ नियम क्या है कि चुनाव अगर हो रहा है तो चुनाव में प्रचार कब तक करना है, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, उसके बाद आप प्रचार नहीं कर सकते। कुछ अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे आप देखते हैं जब इलेक्शन होता है शराब वगैरह ये सब सारी चीज़ें मतदाताओं को लुभाने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं, आप देखते होंगे बहुत चलता है। रूलिंग पार्टीज के लिए भी हैं कि जो सत्ता में दल हैं वो चुनाव जब होता है, जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो उसके बाद उनके क्या नियम होंगे, वो कोई वित्तीय अनुदान नहीं कर पाएंगे, कोई सड़क पेयजल की व्यवस्था मतलब घोषणा नहीं करेंगे, या फिर कहीं पे नया काम नहीं शुरू करेंगे, यानी कि शिलान्यास नहीं करेंगे। वो जब अगर किसी स्थान का दौरों को अपने निजी स्तर पर नहीं करेंगे, यानी वहाँ पर जाके प्रचार नहीं करेंगे, सरकारी साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे, ये तमाम अवरुद्ध लगाए गए हैं ताकि सत्तारूढ़ दल सरकारी पैसों से अपना काम न करें। और बहुत अच्छी व्यवस्था है ये। 1991 में थोड़ी सी परिवर्तनकारी घटनाएं हुई। देखिए 1979 से जो नियम थे वही चले आ रहे थे, लेकिन 1991 में ये जो आदर्श आचार संहिता लगाने की कब से ये लागू हो जाएगी इसके लिए थोड़ा सा विवाद छिड़ा। निर्वाचन आयोग का कहना था कि जिस दिन चुनाव के कार्यक्रमों को घोषित कर दिया जाएगा वो उस दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। यानी जब से तिथि आई कि फला तारीख को चुनाव इलेक्शन कराना है उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जबकि सरकार का कहना था कि जिस दिन से औपचारिक घोषणाएं होंगी उस दिन से आदर्श आचार संहिता लागू होगी। हालांकि ये कोर्ट में चला, अंततः जो कोर्ट ने माना वो यही माना कि जिस दिन से चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी आदर्श आचार संहिता उसी दिन से लागू हो जाएगी। यानी जैसे आप देखेंगे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ने किया और चुनाव के कार्यक्रमों की तिथि की घोषणा की, उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। और ये लागू तब तक रहेगी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। जिस दिन चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे उस दिन से आदर्श आचार संहिता जो है वो खत्म हो जाएगी, वहाँ से फिर सरकार का काम शुरू हो जाएगा। अब देखिए आचार संहिता में क्या होता है कि सभी अधिकारियों का जो कंट्रोल होता है वो निर्वाचन आयोग के पास आ जाता है। निर्वाचन आयोग, अब निर्वाचन आयोग क्या करता है, राज्यों में मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कर देता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सचिव जो होते हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बना दिया जाता है। और जिलों में क्या होता है कि जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं या कलेक्टर होते हैं उनको जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। और इलेक्शन कमीशन ये भी देखता है कि जो कर्मचारी अपने गृह जनपद में हैं या फिर 4 साल के अंदर कम से कम 3 साल तक उनका कहीं पे स्थानांतरण नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग उन अधिकारियों का स्थानांतरण भी कर देती है। जैसे कोई जिलाधिकारी है वो 3 साल से लगातार किसी जिले में कलेक्टर के रूप में है, जिलाधिकारी के रूप में है और उसका स्थानांतरण नहीं हुआ है, तो निर्वाचन आयोग उसको दूसरी जगह पर भेज देगा, उसको दूसरी जिम्मेदारी दे दिया जाता है ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो पाए। ये पूरी की पूरी जो कानून है ये निष्पक्ष और शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करने के लिए की गई है। अब बात उठी थी कि क्या निर्वाचन आयोग
यानी क्या आचार संहिता चुनाव के कार्यक्रमों से पहले भी लागू हो सकती है? तो चुनाव आयोग ने इसको सीधा कहा था कि चुनाव के पहले हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसमें हम कोई स्थानांतरण या कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि हुआ क्या था, 2010 में एक मामला हुआ कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी दल ने क्या किया कि अपने चुनाव चिन्ह की बहुत सारी प्रतिमाएं सरकारी पैसों पर लगाए। हाथी, चुनाव चिन्ह हाथी है और हाथी की प्रतिमाएं अपने सरकारी पैसे पर बहुत सारी प्रतिमाएं लगाए गए। इसी पर यह केस चल रहा था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन आयोग चाहे तो ये चुनाव चिन्ह जो है, जो रिजर्व चुनाव चिन्ह है, इसको निरस्त कर सकती है। साथियों, 2024 में इलेक्शन होना है और जैसे ही निर्वाचन आयोग नई तिथियों को जारी करेगा, इलेक्शन के पूरे प्रोग्राम को जारी करेगा, उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाएगी और हम लोग देखेंगे इस बार चुनाव है तो आप सभी लोग चुनाव में भाग लीजिए, अपने मत का प्रयोग करिए। और एक काम और करिएगा, आप सभी लोग वीडियोस देखते हैं, वीडियोस को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।